गुड मॉर्निंग। रियल एनालिसिस में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रॉलिस थ्योरम को प्रूफ देखा था और अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन देखा था। अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रूट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और तरीका है रॉलिस को एक्सप्लेन करने का, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता है हम इसे देखते हैं। हम एक ऐसा फंक्शन मानते हैं जिसे क्लोज इंटरवल ए बी में जो रॉलिस की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब ये देखिए, मेरे पास सपोज ये एट सेट चीज है, सपोज ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। तो ए पर फंक्शनल वैल्यू जो है वो तो वाई कोऑर्डिनेट है एफ ए। एफ ए पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए। चलिए मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो सपोज ये जो है वर्टिकल डॉटेड लाइन, ये दूरी क्या है एफ ए। अब हमने स्टेटमेंट में बोला है जितना एफ ए है उतना ही एफ बी होगा, तो फिर ठीक है, ये एफ बी है, ये दोनों सेम हाइट हैं। अब आपको कहा यह गया है कि यहां से यहां जाना है, जैसे मर्जी जाना हो, फंक्शन स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। शार्प एजेज नहीं आने चाहिए कहीं भी। डिफरेंशिएबल होने का मतलब स्मूथ होना। आप लोग ग्राफ शीट में जब पढ़ते थे तो फ्री हैंड कर्व बनाते थे ऐसे, ये स्मूथ है। लेकिन अगर आप ऐसा बनाएंगे तो ये कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें शार्प एजेज आ रहे हैं, तीखे किनारे आ रहे हैं। समझ रहे होंगे स्मूथ। चलिए ठीक, मान लीजिए कई सारी पॉसिबिलिटीज है। मैं यहाँ से गया और सीधे यहीं पहुंच गया, भाई यहीं जाना है, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्यों जाए, ऐसा भी सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो लाइन है, क्योंकि एफ ए और एफ बी बराबर है और आपने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या नहीं। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, वाई मतलब एफ एक्स। और अगर एफ एक्स कांस्टेंट होगा, एफ एक्स अगर कांस्टेंट होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपने यही पढ़ा था प्रूफ में, केस फर्स्ट जब आपने पढ़ा था तब। ठीक, और पॉसिबिलिटी सोचिए, आपने कहा सर ऐसे जाते हैं और ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं। आप कितने सारे पॉसिबिलिटी सोचिए। आपको यहां से चलना है और यहां पहुंचना है, ये दो पॉइंट आपके फिक्स है। अब इसमें से कोई भी आप लीजिए तो आप ये देखेंगे कि फंक्शन कहीं ना कहीं कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर वापस तो आना इधर ही है। अच्छा, इस प्रोसेस में आप ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि ये एफ ए है और ये एफ बी है, तो आपने सोचा कि आप ऐसे चले जाएं। पहली बात, आप ए बी से बाहर जा रहे हैं, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करेंगे, ये बी था और ये ए था, फंक्शन यही डिफाइंड है। पहली बात तो आप ऐसे कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बी से आगे डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, तो ग्राफ कैसे बना लिया आपने। दूसरी बात, ये फंक्शन ही नहीं है, कैसे, वर्टिकल लाइन अगर 8 से ज़्यादा जगह काट दे, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई लाइन किसी ग्राफ को 8 से ज़्यादा जगह काट रही है, वर्टिकल लाइन काट रही है, तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सपोज ये देखिए, एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जो 4x ले लिया, a1 ले लिया। मैंने ये एक लाइन काट रही है और सपोज ये दिस इज एक्स इक्वल टू 1। अगर x1 यहाँ रखते हैं आप, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, तो y प्लस 2, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 और -2। अगर आप इसे फंक्शंस की डेफिनेशन में देखें तो एक x है 1 और उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स या y की वैल्यू कितनी मिली, 2। क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन वैल्यू, यूनिक वैल्यू मतलब ऑफ एफ एक्स।
तो डोमेन की 8 वैल्यू के लिए 2 इमेजेस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो फिर वर्टिकल लाइन, प्लीज याद रखिए, कोई भी ग्राफ हो, अगर एक वर्टिकल लाइन आपको लगता है 8 से ज़्यादा जगह काट सकती है तो वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो फिर आप सोचते रहिए, ऐसा बनाते रहिए, इसमें आप कितना बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे नीचे आएंगे। तो अब आप खुद ही समझिए, कम से कम 8 पॉइंट तो मिलेगा ना जहाँ पर टेंजेंट जो है हॉरिजेंटल होगी। आप कहेंगे हाँ 8 ही तो मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, 8 से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं। आप ऐसे ले गए और ऐसा ऐसा कर दिया आपने, ऐसा भी तो हो सकता है, तो 8 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से ले गए और यहाँ हॉरिजेंटल ही बनाया आपने ग्राफ, तो आपको तो इनफाइनाइट पॉइंट मिल गए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा कितने मिले इस पे बात नहीं कर रहे हैं हम, एटलीस्ट 8 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए डिफरेंशिएबिलिटी है, कर्व स्मूथ है, शार्प एज तो लानी नहीं है। तो फिर आप कम से कम 8 पॉइंट तो मिलेगा जहां टेंजेंट हॉरिजेंटल होगी, चाहे कोई भी कर्व उठा लीजिए। आपको समझ में आया? इसी तरह से फंक्शन जरूरी नहीं है ऊपर को ही उठाएं, आप नीचे को ले आइए, ऐसे सोचिएगा, तब भी आप देखेंगे कम से कम 8 पॉइंट आपको मिलेगा हर कर्व में जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब हम ये एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इफ अ फंक्शन satisfying conditions of Rayleigh's theorem satisfying की जगह satisfies होना चाहिए था, then there exists at least one point, कम से कम 8, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 point C in open interval AB where tangent is horizontal. Tangent is horizontal. ये आपके पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। कम से कम 8 पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर टेंजेंट हॉरिजेंटल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब अगर मान लेते हैं वो पॉइंट सी है तो सी पर टेंजेंट हॉरिजेंटल होगी। अगर सी पर टेंजेंट हॉरिजेंटल हो रही है, सपोज ये आपने दोबारा बनाया, ये एफ ए था, आपने ऐसे ग्राफ बना लिया, और सपोज ये एफ बी है और यहाँ पर सी है, सी पर ही हॉरिजेंटल टेंजेंट है। तो टेंजेंट हॉरिजेंटल है तो स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव है, 0। तो स्लोप डेरिवेटिव की वैल्यू है तो एफ डैश सी क्या होगा, फिर वहां पर 0 होगा। यही थ्योरम कहती है। रॉलिस थ्योरम के बारे में जो लास्ट पॉइंट अब बचता है वो ये है कि दीज कंडीशंस आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। प्लीज इस लाइन को याद रखिएगा, कंडीशंस ऑफ रॉलिस थ्योरम are sufficient but not necessary. मतलब अगर कोई फंक्शन रॉलिस की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कम से कम 8 पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन डेरिवेटिव अगर 0 है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन रॉलिस की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। मतलब कोई फंक्शन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और तभी 0 होगा डेरिवेटिव उसका, ऐसा नहीं है। इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई किए बिना भी हो सकता है कि डेरिवेटिव 0 आ जाए। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू आपके पास 0, अगर एक्स 0 से 1 के बीच ले लेते हैं, और x प्लस 1 अगर 1 से x प्लस, ये x प्लस 1 है, ठीक। अब आप ये देखिए कि f1 कितना होगा, f1 0 है,
राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस एच लेंगे तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये कहाँ को जाएगा। आप राइट हैंड लिमिट लेंगे तो इस टाइप ग्राफ देखेंगे तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 0 1 2, तो एक्स 0 से 1 के बीच में 0 ही है, तो ग्राफ ये होगा, देखिएगा ये आया। और y इक्वल टू एक्स लाइन इस तरह से जाती है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ से शुरू होगा और लाइन इस तरह से जाएगी 2 तक। तो फंक्शन का ग्राफ देखिए ये है 0 से 1 तक, फिर डिस्कंटिन्यूटी है जंप करते हुए यहाँ पर, और ये 1 होगा राइट हैंड लिमिट 1 से लेकर 2 तक, फिर फंक्शन y इक्वल टू एक्स लाइन ही होगी लेकिन ऐसे जाएगी। अब आप इसमें देखिएगा 1 पर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा फंक्शन। तो अब आप खुद देखिए कंटिन्यूटी नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी जाहिर सी बात है होनी नहीं है जब कंटिन्यूटी नहीं है, और f0 हम इंटरवल ले लेते हैं 0 से 2 तक ले रखा है हमने, तो f0 कितना होगा 0 और f2 कितना होगा 2। आप ये देख रहे हैं 3 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्लोज इंटरवल 0 से 2 में, लेकिन f'0 ढेर सारी जगहों पर 0 होगा या नहीं। इन ओपन इंटरवल 0 to 1 which is a subset of closed interval 0 to 2, f0 जहाँ 0 है कांस्टेंट है उस दौर में, क्योंकि 0 से 1 के बीच में आप सोचिए ना कांस्टेंट है, तो वहाँ f'0 आ जाएगा या नहीं, अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर ऐसा आएगा। ये एक ऐसा फंक्शन हो रहा है जो रॉलिस की 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन डेरिवेटिव 0 आ रहा है, f' x 0 आ रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे रॉलिस्ट कंडीशंस को। रॉलिस्ट तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो यह पर्याप्त है ये बताने के लिए कि डेरिवेटिव भी कहीं बीच में एक बार कम से कम एक बार 0 होगा। लेकिन अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी हो रही है या 3 में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब भी ये पॉसिबल है कि डेरिवेटिव 0 आ जाए। तो इसीलिए ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जब रॉलिस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें कहा जाता है कि करिए, तो पूरे क्वेश्चंस को हम 2 टाइप की कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहला इस तरह के सवाल कि भाई बताइए इसमें रॉलिस थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी, एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबल रॉलिस है या नहीं है, एक तो ये पूछा जा सकता है। अगर केवल इतना ही पूछा जाए कि टेस्ट वेदर रॉलिस इज एप्लीकेबल और नॉट, मतलब आप रॉलिस की जो 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, आपको ये देखना है। और अगर कहा जाए कि वेरीफाई रॉलिस थ्योरम, इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई तो करनी है, उसके बाद एक सी ढूंढना है जो ओपन इंटरवल ए बी में हो। सी की कई वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू तो होनी चाहिए भाई ओपन इंटरवल ए बी में, कम से कम एक। अगर ऐसा होता है आप कह देंगे कि ये वेरीफाई हो तो दिया, थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब थ्योरम की सत्यता की जांच हो गई कि भाई थ्योरम ने यही कहा था। हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अब आपको मैं कराता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने f(x) इक्वल टू x माइनस a टू द पावर m, x माइनस b टू द पावर n, और mn नेचुरल नंबर है, क्लोज इंटरवल ए बी में वेरीफाई करिए। तो अगर m और n नेचुरल नंबर हैं तो फिर ये पॉलिनोमियल हो गई, मतलब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, x पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट भी पॉलिनोमियल है। तो हम लिख सकते हैं कि f(x) इज ऑब्वियसली अ पॉलिनोमियल। तो हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो इसका मतलब है f(x) इज कंटिन्यूअस, और पॉलिनोमियल का डोमेन तो पूरा R होता है, तो पूरे R में कंटिन्यूटी है, तो फिर क्लोज इंटरवल ए बी में तो होना ही है। तो f(x) इज कंटिन्यूअस, तो क्लोज इंटरवल ए बी में तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होनी है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इन ए बी
एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ये तो ऑब्वियस है। अच्छा, एफ ए कितना होगा, 0 हो जाएगा और एफ बी भी 0 हो जाएगा। देखिए एफ ए रखिए इसमें और एफ बी भी, दोनों क्या आ गए 0। तो फंक्शन ने रॉलिस की तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सो अब हमें ये प्रूफ करना है कि एच सी मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा। अच्छा, उसे हम करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो एफ डैश एच कितना आएगा, एम एक्स माइनस ए टू द पावर एम माइनस 1 एक्स माइनस बी टू द पावर एन प्लस एन एक्स माइनस ए टू द पावर एम और एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस 1। तो एफ डैश सी करिए तो एच सी जो सी रखिए तो सी माइनस ए टू द पावर एम माइनस 1 और सी माइनस बी टू द पावर एन माइनस 1 ऐसा कॉमन ले लीजिए। तो देखिए एम माइनस 1 तो ठीक है, एन माइनस 1 में 8 बचेगा सी माइनस बी और एन में सी माइनस ए। थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी 0 होना ही होना है बीच में कहीं पर। देखते हैं जहां पर 0 होता है वो सी ओपन इंटरवल में आता है या नहीं आता है। हमें ये ढूंढना होता है जो सी आ रहा है, हमारा फोकस वेरीफाई करते समय ये होता है कि एफ डैश सी 0 कर लो, लेकिन जो सी है वो ओपन इंटरवल में आना चाहिए। देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता, अगर ओपन इंटरवल में है तो सी ना तो ए के बराबर होगा ना बी के बराबर, तो ये दोनों ही नॉन जीरो क्वांटिटी हैं, तो ये 0 की साइड जा सकता है। तो फिर क्या बचा, एम टाइम्स सी माइनस बी एन टाइम्स सी माइनस ए इक्वल टू 0। सी कॉमन ले लीजिए, एम प्लस एन इक्वल टू ए एन प्लस बी एम। तो सी कितना आ गया, ए एन प्लस बी एम अपॉन एन प्लस एम। आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये ए है, ये बी है और ये कोई पॉइंट सी है जो m रेशियो n में बांटे। तो सी के कोऑर्डिनेट n इंटू ए प्लस एम इंटू बी, याद है mx2 प्लस nx1, ये वही है सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका मतलब सी दोनों के बीच में है या नहीं, आप खुद सोचिए। m और n 0 नहीं है, वो नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है ये जो सी है ये ए और बी के बीच में ही होगा सेक्शन फॉर्मूले से। तो सी कहाँ लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में। यही कहना था थ्योरम का। अगर ऐसा हो रहा है, हेंस रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। थ्योरम इज वेरीफाइड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रॉलिस कैसे वेरीफाई हुई। अब मैंने ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे हैं और रॉलिस ही वेरीफाई करनी है दोनों में। आप पहले वाले पार्ट को अगर देखें तो एफ आपके पास ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये पावर जो है अब नेचुरल नंबर नहीं है, 2/3 दे रखा है। आप एक बात सोचिए, जब एफ डैश एच अगर मैं इसको डिफरेंशिएबल मानूं, अभी मुझे मालूम नहीं है, डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूंगा तो कैसा आ जाएगा एफ डैश एच, 2 का 0, 2/3 एक्स माइनस 1 की पावर 2/3 माइनस 1 तो 1/3, तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1/3 एक्स माइनस 1 टू द पावर 1/3। तो अब आप ये बताइए कि फंक्शन 1 पे डिस्कंटिन्यूअस होगा या नहीं। एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ गया है, 1 पर डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा, 1 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो ये डेरिवेटिव एडजस्ट करेगा वहाँ पर, नहीं करेगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ ना, 0 से 2 के बीच में एक पॉइंट बीच में कहीं पर आया 1, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं कर रहा है। जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो रॉलिस एप्लीकेबल नहीं है। हम क्या लिखते हैं इसके बाद, सिंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, सो रॉलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बस इतना लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा f(x) इक्वल टू 10x देखिए, 10 का जब ग्राफ बनाएंगे तो डिस्कंटिन्यूटी π/2 पे दे देगा। ये π/2 पर फंक्शन कैसा होगा, डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी नहीं है तो रॉलिस यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेबल ही नहीं है। भाई इतना लिखना है कि भाई एप्लीकेबल क्यों नहीं है, वजह लिख दीजिए, हो गया। और अगर एप्लीकेबल होगी तो फिर पिछले सवाल की तरह वेरीफाई भी होगी।
ये ध्यान रखिएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अब एक्चुअल एप्लीकेशन हम देखते हैं कितना शानदार है। तो इस क्वेश्चन का जो मेथड है उस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। आपको ये दिया हुआ है a0 अपॉन n प्लस वन प्लस a1 अपॉन n प्लस a2 अपॉन n माइनस वन एंड सो ऑन an माइनस वन अपॉन टू प्लस an इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। प्रूव दैट द फंक्शन, ये पॉलिनोमियल है, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन an इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन ओपन इंटरवल 0 to 1। कभी भी जिसका रूट निकालना हो, अब आपको इसका रूट निकालना है ना, तो इसे इंटीग्रेट करके आप फंक्शन मान लीजिए एक, हम मान लेते हैं लेट फाइव एक फंक्शन है कोई, फाइव जैसा ले लिया मैंने, a0 इंटीग्रेट करिए इसको x टू द पावर n प्लस वन अपॉन प्लस a1 x टू द पावर n अपॉन n प्लस एंड सो ऑन लास्ट में an x। आप इसे फंक्शन मान लीजिए, ठीक है। तरीका क्या रहेगा, जिसका रूट्स की बात हो रही है उससे पहले वाला फंक्शन मालूम होना चाहिए पहले, तो उससे पहले वाला प्रिमिटिव ये है आपके पास। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है, तो जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगी होगी। ऑब्वियसली 5x is continuous in closed interval AB and differentiable in open interval 0 1। ठीक हो गया। 5 0 कितना होगा, HT जो 0 रखिए तो ये सब यहाँ भी तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 1 कितना आएगा, HT जो 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a0 अपॉन n प्लस वन, a1 अपॉन n प्लस एंड सो ऑन लास्ट में an। अब यही तो दिया हुआ है कि ये 0 है क्वेश्चन में, तो 5x ने रॉलीज की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और 5 0 इक्वल टू 5 1 भी है। दिस इम्प्लाइज all the three conditions of Raleigh's theorem are satisfied। तो ये satisfied है, so there must exist at least one root of 5-x equal to 0 in, तो जो डेरिवेटिव है उसका कम से कम एक रूट कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 1 में होना चाहिए ना। दिस इम्प्लाइज, अब आप 5-x निकालिए, आपने 5x लिया ही ऐसा है, ध्यान से देखिए कि अगर जो ही आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आपको वही मिलेगा जो क्वेश्चन में था, इसीलिए तो उसका प्रिमिटिव लेने को कहा गया था। तो अब जो 5x है तो 5-x करेंगे, दोबारा क्या मिलेगा, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन लास्ट में an इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन ओपन इंटरवल 0 to 1। हो गया प्रूफ, यही तो करना था। तो कभी भी अगर कोई एक्सप्रेशन है और कहा जा रहा है कि इसका कम से कम 8 रूट तो इस इंटरवल में है, तो प्लीज आप उसका प्रिमिटिव निकालिए, मतलब आप उसे इंटीग्रेट कर लीजिए रफ में, उसे 5x मानिए। अगर वो रॉलीज की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो लास्ट में जो ही डिफरेंशिएट करोगे वही आ जाएगा जो आपका क्वेश्चन है, और आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए। इज इट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ k रियल नंबर है,
The function f(x) equal to x cube minus 3x plus 3 has two roots in open interval 0 to 1. अब k बदलेगा तो ये पॉलिनोमियल बदलती रहेगी, तो वो करें क्या ये संभव है कि k की किसी वैल्यू के लिए, k की कोई वैल्यू है उसके लिए ये फंक्शन ओपन इंटरवल 0-1 में दो रूट्स रखे, क्या ये संभव है, ये पूछा गया है या नहीं है। तो हम अफर्मेटिव वे में चलने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स हैं ओपन इंटरवल में। देखिए क्या होता है, आप रूट्स के बारे में काम कर रहे हैं और देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकाल रहे हैं। हमारे पास इंटरवल ये है, ये 0 और ये 1। मैं मान लेता हूँ कि इसके बीच में दो रूट्स अल्फा और बीटा f(x) के हैं। मैं मान लेता हूँ लेट f(x) equal to 0 has two roots alpha beta in 0-1 such that आप ऐसे ले रहे हैं 0 से बड़ा अल्फा, अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा 1, आप ऐसा ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है इससे। तो फिर एफ अल्फा और एफ बीटा क्या हो गए, दोनों 0 आ जाएंगे, रूट्स है ना 12। तो जो एफ अल्फा भी 0 है, एफ बीटा भी 0 है, तो जो फंक्शन f(x) है, f(x) satisfies all conditions of Rayleigh's theorem इन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा। क्यों ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा में आप सोचिए f(x) पॉलिनोमियल है तो फिर तो किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूटी हो सकती है ना, डिफरेंशिएबल भी है, स्मूथ फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल हमेशा। अच्छा, और एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा भी है, दोनों बराबर हैं, तो फंक्शन ने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो फिर आपको एफ डैश C8 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जहाँ C कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल अल्फा बीटा में मिलना चाहिए या नहीं। अच्छा, एफ डैश C के लिए एफ डैश एक्स निकालिए पहले। एफ डैश एक्स कितना होगा, 3x² माइनस 3, तो एफ डैश C सीधे 3c² माइनस 3। आप ज्यों ही इसको 0 करेंगे C इक्वल टू क्या मिल रहा है, ±1। अब आप ही बताइए, आप आपने एज्यूम किया कि C अल्फा बीटा के बीच में होना चाहिए, अल्फा बीटा जो है वो 0-1 के बीच में है, और आपके C की वैल्यू आ रही है या तो 1 या -1। क्या कोई भी वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में आ पाई, नहीं आ पाई, तो कंट्राडिक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये तो थ्योरम फेल हो गई भाई, नहीं तो इसका मतलब थ्योरम तो सही है, तो हमारा इनिशियल एज्यूम्शन गलत था। एज्यूम्शन क्या था हमारा, मान लेते हैं इसके दो रूट हैं, तो इसका मतलब इसके कोई भी दो रूट इस इंटरवल में 0-1 के बीच में संभव नहीं है, यही तो पूछा था। इज इट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ k? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट टू डिफरेंट रूट्स ऑफ दिस इन दिस इंटरवल फॉर एनी k, कुछ भी रख लीजिए, कभी भी इसके दो रूट इनके बीच में नहीं आएंगे। अब आप देखिए कहाँ रूट्स की प्रॉब्लम थी, और इसको हमने सॉल्व कहाँ से किया, रॉलिस थ्योरम की हेल्प से। आपको रियलाइज हो रहा होगा कि थ्योरम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक अच्छा सवाल ये भी है, प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ e⁻x into cos x equal to 1 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ e⁻x sin x minus 1 equal to 0। आप इसमें देखिए ये ट्रांसडेंटल फंक्शंस हैं और इनके रूट्स आसानी से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं निकाल पाएंगे हम ऐसे। ये थ्योरम कितनी हेल्पफुल है आप इसमें देखेंगे। हम ऐसा करते हैं, ये दिया हुआ है, e⁻x को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, cos x इक्वल टू e⁻−x बन जाएगा ना। और मैं ऐसा मान लेता हूँ, एक फंक्शन मान लेता हूँ, लेट φx इक्वल टू e⁻−x माइनस cos x। सपोज ये फंक्शन है, फंक्शन मानना भी टफ नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन जो है आसानी से आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके दो रूट्स मान लेते हैं हम, a और b, ठीक है। लेट टू रूट्स
ऑफ फाइव एट्स इक्वल टू 0 बी ए एंड बी, ठीक हो गया। तो फाइव एट कितना होगा, ए टू द पावर माइनस ए माइनस क्रॉस ए, ये 0 होगा, और ऐसे ही फाइव भी 0 होगा, ए टू द पावर माइनस बी माइनस क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए जो फाइव एट्स हमने कंसिडर किया है उसमें e टू द पावर माइनस एट्स हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है, स्मूथ है। क्रॉस एट्स भी हमेशा कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। हमने पढ़ा है दो कंटिन्यूस का लीनियर कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस होता है, दो डिफरेंशिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब फाइव एट्स कंटिन्यूस भी हो गया और फाइव एट्स डिफरेंशिएबल भी हो गया। इंटरवल यही ले लीजिए ए बी, ठीक है। सिंस e to the power minus eights and cross eights are smooth curve, so phi eights is continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB. ऑल्सो फाइव ए इक्वल टू फाइव बी, आपने अभी दिखाया कि ये दो रूट्स मान लिया आपने, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों 0 हैं। thus phi 8 satisfies all the conditions of Rayleigh's theorem, ठीक है। so there must exist at least one root of phi dash x equal to 0 in open interval AB। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट तो होना चाहिए ना। अब आपके पास फाइव एट्स आपने मान लिया है, फाइव एट्स ये है, तो फाइव डैश एट्स क्या होना चाहिए, फाइव डैश एट्स इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एट्स और माइनस एट्स माइनस प्लस क्रॉस का साइन हो जाए इक्वल टू 0। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एट्स इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एट्स इक्वल टू साइन एट्स, और एक की तरफ ले आइए, ए टू द पावर एट्स साइन एट्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फंक्शन जो फाइव डैश एट्स है वो ये फंक्शन है ना, और इसका रूट ओपन इंटरवल ए बी में है। दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर एट्स साइन एट्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट between two roots of e to the power x cross x minus 1 equal to 0। तो इसके दो रूट्स के बीच में जो इसका डेरिवेटिव ये आया उसका कम से कम एक रूट है। अगर आप ऐसे ही लेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि प्रोडक्ट रूल से आपको यहाँ फंक्शन का एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो हमने थोड़ा सा ट्रिक लगाई और हमने ये बता दिया कि इसके दो रूट्स के बीच में इसके डेरिवेटिव का एटलीस्ट वन रूट होगा। तो रूट्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपने समझा। चलिए कुछ और करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिए। इफ एफ डबल डैश एट्स लेस देन 0 फॉर एवरी एट्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द रूट्स ऑफ एफ डैश एट्स इक्वल टू 0। एफ डबल डैश एट्स जो है ओपन इंटरवल ए बी में जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो कहीं भी 0 या पॉजिटिव नहीं है, हर जगह क्या है, नेगेटिव है। तो फिर एफ डैश एट्स के रूट्स के बारे में क्या कह सकते हैं। एफ डैश एट्स के इस इंटरवल में रूट्स 2 होंगे, 1 होगा, होगा ही नहीं। आप कुछ भी जो आप कह सकते हैं तर्क के आधार पर सोचिए। मान लेते हैं ये ए और बी है और इसके बीच में हम मान लेते हैं कि एफ डैश एट्स के दो रूट्स आ रहे हैं।
एफ डैश एट स्टे क्या है, दो रूट्स हैं, सपोज अल्फा और बीटा इसमें आ रहे हैं। अगर मैं ऐसा सोचूं, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स इन ओपन इंटरवल ए बी से अल्फा बीटा, तो फिर फंक्शन के दो रूट्स हैं, तो उसके डेरिवेटिव का अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रॉलीज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, तो फिर एफ डैश एक्स के दो रूट्स के बीच में एफ डबल डैश एक्स का कम से कम एक रूट तो होना चाहिए ना। इसका मतलब एक रूट मतलब एफ डबल डैश एक्स 0 होना चाहिए एटलीस्ट वंस। इन ओपन इंटरवल अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा बीटा भी तो ए बी का ही सब इंटरवल है, और पूरे ए बी में आपने कहा है कि एफ डबल डैश एक्स कहीं भी 0 नहीं है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब हमारा जो एज्यूम्शन था वो गलत हो रहा है। तो हमारा एज्यूम्शन था कि इसके दो रूट्स हैं, तो दो रूट्स के अगर देखिए एफ डैश एक्स के दो होंगे तो डबल डैश एक्स का 8 तो आएगा ही ना बीच में, तो और उसका कोई रूट नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का एटमोस्ट एक ही रूट होगा, ऐसा कह सकते हैं या नहीं? तो ये कंट्राडिक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एट मोस्ट, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, वन रूट इन ओपन इंटरवल ए बी। आप यही कह सकते हैं मैक्सिमम कि इसका ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक भी ना हो, और हो सकता है एक ही रूट हो। थ्योरम दो रूट्स के बीच के लिए थी, एक रूट होगा तो आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए कुछ और करते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी नॉन जीरो है, आर माइनस जीरो, ये माइनस का साइन है, आर माइनस जीरो का मतलब जीरो छोड़ के, तो ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर है, सीधी बात ये है। सच दैट इंटीग्रल 0 to 1 1 प्लस क्रॉस एक्स टू द पावर 8 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी, ऐसे 0 to 2 वही एक्सप्रेशन, ये दोनों जीरो हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0? इसे कराने से पहले आपको एक मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा, न्यूटन लेबनीज लॉ, इन दोनों का नाम एक साथ आना अपने आप में रेयरेस्ट केस है। दोनों कंटेम्प्रेरी रहे हैं और ज़बरदस्त कंपटीशन भी रहा है। फादर ऑफ कैलकुलस तीसरा कहा जाए इन दोनों में से। इस पर एक लंबा संघर्ष है, और आप इसको कभी गूगल पे जाके देखिएगा या यूट्यूब पे, कि लेबनीज को क्रेडिट नहीं मिला जिसका वो हकदार था, जो मिलना चाहिए था। खैर चलिए, इस फॉर्मूले में तो हैं साथ में। मान लेता हूँ जो आई है कभी सपोज ऐसे है, फाई एट्स टू साई एट्स एफ टी 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 कोई फंक्शन है। ये इन जनरल फॉर्म में भी आता है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जब आप इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ते हैं। मैं सरलतम ले रहा हूँ, फाई एट्स टू साई एट्स इंटीग्रेट करना है, तो जब आप करेंगे फाइनली तो जो आंसर आएगा वो एक्स्ट्रा फंक्शन होगा, तो आई एक्स्ट्रा फंक्शन है एक्स्ट्रा। तो जब आप डी आई अपॉन डी एक्स करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एफ ऑफ टी थी जो अपर लिमिट साई एट्स और डी बाई डी एट्स ऑफ साई एट्स माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट फाई एट्स डी बाई डी एट्स ऑफ फाई एट्स। मैं बिना किसी बड़ी भूमिका के, तो इंटीग्रल इक्वेशन अभी हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमें यूज करना है, तो मैंने आपको एक छोटा सा बता दिया कि हम इस तरह से इसे यूज करेंगे। देखिए, अगर लिमिट कांस्टेंट हो जाएंगी तो उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तब इंटीग्रेशन की वैल्यू ही 0 आ जाती है। कई बार एट लिमिट कांस्टेंट है, कई बार तो वो वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपके। तो अब आप बेसिक जो हमारा क्वेश्चन था हम दोबारा उस पर आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आपने 0 to 1 और 0 to 2 लिया है, तो 0 तो वही रहा, 1 और 2 बदल रहे हैं। तो मैं इस आधार पर मान लेता हूँ, लेट फाई एट्स बी अ फंक्शन
फ्रॉम 0 to x 1 प्लस cos x to the power 8 इंटू बेहतर होता है कि एच टी जो हमें टी ले लेता है यहाँ पर वेरिएबल, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी डी टी, ये ले लिया मैंने। तो फिर आप ये बताइए कि फाई जो है आपके पास जो आएगा वो एक्स में एक्सप्रेशन आएगा, कॉस या पॉलिनोमियल, ये सब कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबल भी होगा। अच्छा, फाई 1 कितना आ जाएगा, तो आप एक्स टी जो 1 रखेंगे तो 0 to 1, और ये तो वही एक्सप्रेशन आ गया जो आपको क्वेश्चन में दिया था 0 to 1, तो 0 हो जाएगा, और फाई 2 0 to 2 हो जाएगा, ये भी 0 है। इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल t लिखा है, u लिखा है, x लिखा है, आप भी जानते हैं लिमिट अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाई 1 भी 0 है, फाई 2 भी 0 है, और फाई 8 सेटिस्फाइज ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रॉलिस थ्योरम। मैं फिर कह रहा हूँ ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल है ये, तो क्रॉस तो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, तो इंटीग्रेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाई 8 कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 में ले लेते हैं, और फाई 0 कितना होगा, हाँ अभी ये भी तो आएगा, तो आप ये देख रहे हैं फाई 8 का ए रूट 0 आ जाएगा, 8 1 आ जाएगा और 8 2 आएगा। तो फिर फाई 8 ऐसा है, तो फिर इस इंटरवल में रॉलिस लगाइए पहले फाई के लिए, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसका ए रूट इस इंटरवल में आएगा, दूसरा रूट यहाँ आएगा, और फाई डैश एक्स जब आप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जरा देखिए तो फाई डैश एक्स, अभी आपने न्यूटन लेबनिज पढ़ा है, टी टी जो अपर लिमिट, देखिए तो फॉर्मूले में टी टी जगह पर अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, माने टी टी जो लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 प्लस क्रॉस एक्स टू द पावर 8 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 1, लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो फाई डैश एक्स ये होगा। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्रॉस तो चाहे नेगेटिव हो, 8 पावर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, 1 प्लस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, अगर ये 0 भी होता है तो भी तो 1 है, तो ये पहला ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये क्लियर हो रहा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर ये तो आप 0 की साइड भेज सकते हैं, तो क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए प्लीज, अगर ओरिजिनल फंक्शन का एक रूट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो जो इसका डेरिवेटिव है उसका एक रूट ओपन इंटरवल 0 1 में आएगा, दूसरा ओपन इंटरवल 1 2 में, जो डेरिवेटिव है वो यही आया है, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दिस हैज 1 रूट इन ओपन इंटरवल 0 1 एंड अदर रूट इन ओपन इंटरवल 1 2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये, प्लीज़ आप इसे एंजॉय करिए, कहीं पर भी जैम के लिए, नेट के लिए, बीएससी के लिए, एमएससी के लिए रॉलिस ढंग से क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ओरली होगा, इस पर कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिक आप पकड़िए। इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 with real coefficients such that fx equal to 0 is satisfied by x equal to 1 2 3 only, then f dash 1 f dash 2 f dash 3 equal to कितना होगा, ये आपको बताना है। आप खुद सोचें, वीडियो पॉज करके तो ज़्यादा अच्छा है, अब मुझे तो बताना ही पड़ेगा, तो मैं ये कहना हूँ, देखिए 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, 3 रूट तो 1 2 3 दे रखे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये केवल इन्हीं से सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब चौथा रूट नहीं है। अब एक रूट अकेले कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स इफ कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर रियल नंबर्स, ठीक है, तो ये तो पक्का है कि चौथा रूट भी रियल ही होना है, लेकिन सेटिस्फाई तो ये 1 2 3 से ही हो रहा है, इसका मतलब ना कोई एक रूट रिपीटेड है, या तो 1 रिपीटेड रूट है या 2 या 3, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अरे भाई 3 ही चीज़ों से सेटिस्फाई हो रहा है वो पॉलिनोमियल, या तो 1 से या 2 से 3 से, और 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके रूट तो 4 होने चाहिए थे, तो इसका मतलब चौथा रूट या तो रिपीटेड है, या तो 1 रिपीटेड है या 2 या 3।
आज हमने पढ़ा है रिपीटेड रूट में, पिछले वीडियो में लास्ट में देखिएगा कि अगर रिपीटेड रूट होगा, 1 रिपीटेड रूट है तो फिर 1 डेरिवेटिव का भी रूट होगा, मतलब 1 पर डेरिवेटिव भी 0 होगा। अगर 1 रिपीटेड रूट है तो f'1 0 है, 2 रिपीटेड रूट है तो f'2 0 है, 3 रिपीटेड रूट है तो f'3 0 है। 8 को तो 0 होना ही है और 8 ही 0 होगा, क्योंकि 8 ही तो बचा है, अब 4 रूट है टोटल। तो इनमें से कोई भी 8 जो भी 0 होगा तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। उम्मीद है आपको रॉलीज पे कुछ चीज़ें जो मैंने समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। बाकी थोड़ा मेहनत आप करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मीन वैल्यू थ्योरम अब आगे शुरू करूँगा। थैंक यू।